नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम अग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात महत्वपूर्ण भाग, काव्य सौंदर्य। तो दोस्तों, काव्य सौंदर्य शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्य और सौंदर्य दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला काव्य, काव्य से अर्थ लिया गया साहित्य अर्थात काव्य, यानी काव्य काव्यांश, काव्य में काव्यांश होगा। और सौंदर्य का अर्थ लिया गया सुंदरता बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य सौंदर्य का अर्थ हो गया काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला। तो दोस्तों, काव्य सौंदर्य में जब काव्य का सौंदर्य होता है या काव्यांश का सौंदर्य करते हैं तो वह काव्य की शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है। दोस्तों, काव्य सौंदर्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। तो देखते हैं सबसे पहले भाव सौंदर्य क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, काव्यांश में से या काव्य में से भाव सौंदर्य किस प्रकार निकालते हैं और किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखो, भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य कहते किसे हैं? काव्य को पढ़कर जिनसे भाव, जिन भावों से मन को छू लिया हो, काव्य को पढ़कर जिन भावों ने मन को छू लिया हो उन भावों की अभिव्यक्ति ही भाव सौंदर्य है। जो जो काव्य है, कविता है, उसको पढ़कर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में कहीं ना कोई उस कविता को पढ़कर मन में एक भाव उत्पन्न होता है। उन भावों की अभिव्यक्ति ही भाव सौंदर्य है। मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो अभिव्यक्ति ही क्या होता है? भाव सौंदर्य होता है। काव्य का वह गुण जिसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी कविता पढ़कर हम उसे महसूस कर सकते हैं, परंतु उस भाव को, उस गुण को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कविता को पढ़कर, काव्य को पढ़कर हमारे मन में प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उनको उनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो वो क्या होते हैं? भाव सौंदर्य। अब काव्य या काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखने में क्या क्या हमें चाहिए, भाव सौंदर्य लिखते समय हमें क्या क्या करना चाहिए? तो लिखना क्या भाव सौंदर्य में? सबसे पहले तो कवि का नाम, यानी जिसने भी काव्य या कविता की रचना की है उसका नाम, कवि का नाम, कविता का नाम और उस पद्यांश का मूल भाव लिखना है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, उस पद्यांश की व्याख्या कर देते हैं। तो दोस्तों, व्याख्या नहीं करनी है यहाँ पर, उस पद्यांश का मूल भाव, यानी कवि क्या कहना चाहता है, क्या हमें संदेश देना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है, वो मूल भाव पद्यांश का इस भाव सौंदर्य में लिखना होता है। पद्यांश में निहित संदेश, कवि है उस पद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है और कवि या कवियत्री के कहने का उद्देश्य इस भाव सौंदर्य में लिखना पड़ता है। जब भी हम कोई काव्य का भाव सौंदर्य लिखते हैं तो सबसे पहले कवि का नाम और कविता का नाम और पद्यांश का मूल भाव, न कि व्याख्या। व्याख्या नहीं करनी है दोस्तों, उस पद्यांश का मूल भाव लिखना है, यानी व्याख्या का 1/4 हमें लिखना है, लगभग 1/4 लिखना है। और पद्यांश में निहित जो संदेश है वो उजागर करना है, ये भाव सौंदर्य में लिखना है। तो दोस्तों, भाव सौंदर्य के बाद में शिल्प सौंदर्य होगा और शिल्प सौंदर्य के बाद में मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कि किस किस प्रकार से भाव सौंदर्य लिखा जाता है और किस प्रकार से शिल्प सौंदर्य लिखा जाता है। ये उदाहरण के रूप में बाद में प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद में देखते हैं शिल्प सौंदर्य। तो दोस्तों, शिल्प सौंदर्य का नाम ही कलापक्षीय सौंदर्य है, शिल्पगत सौंदर्य है और भाषा सौष्ठव सौंदर्य है, शिल्प वैशिष्ट है। तो दोस्तों, ये सब नाम इस शिल्प सौंदर्य के ही हैं। कुछ दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलापक्षीय पूछा तो क्या लिखें, शिल्पगत पूछा तो क्या लिखें, भाषा सौष्ठव पूछा है या शिल्प वैशिष्ट लिखे तो इसमें क्या लिखें। तो शिल्प का अर्थ ही है बनाना, निर्माण करना। तो यहाँ पर शिल्प सौंदर्य का अर्थ यह है कि कविता के निर्माण में हमें किन किन का हमें सहयोग लेना है, किन किन का हमें सहयोग मिला है या लेना है। तो सबसे पहले शिल्प सौंदर्य लिखते समय
हमें कवि या कवित्री का नाम और कविता का नाम लिखना है। उसके बाद में अलंकार, क्योंकि अलंकार के बिना तो शिल्प सौंदर्य या कोई भी काव्यांश या काव्य है वो अधूरा रहता है। अलंकार, रस, गुण, ये तो उसके मुख्य मुख्य हैं, ये तो उसके मुख्य अंग है। इनके बिना तो शिल्प सौंदर्य बनता ही नहीं है। तो काव्य में या कविता में अलंकार, रस, गुण ये तो होना ही होता ही होता है। तो काव्य में जो भी अलंकार है उस अलंकार को हम आराम से यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद में गुण, कविता में या काव्यांश में जो भी गुण है, गुण दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं जो हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। तो कविता में तीनों में से एक गुण अवश्य होगा और उसी गुण का नाम हमें लिखना होता है। इसके बाद में रस। तो दोस्तों रस 11 प्रकार के होते हैं। मैं इसका वीडियो जल्दी बनाकर डालने वाला हूँ, तो रस के बारे में बाद में पूरी डिटेल जानेंगे। परंतु काव्य सौंदर्य का जो भाग है शिल्प सौंदर्य, उसमें रस भी हमें लिखना होता है। उसके बाद में भाषा, कोई भी कविता हो किसी न किसी भाषा में लिखी जाती है, उसी भाषा का नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसके बाद में शैली, कि काव्य है कविता वो किसी न किसी शैली में लिखी गई, उस शैली का नाम। उसके बाद में शब्द शक्ति। तो दोस्तों शब्द शक्ति का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो काव्य में जो भी शब्द शक्ति है वो हमें यहाँ पर लिखनी है, उस शब्द शक्ति का नाम लिखना है। जैसे अभिधा हो तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा हो तो लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति हो तो व्यंजना शब्द शक्ति। इसके बाद में बिंब और रीति और तत्सम शब्द या तद्भव शब्दों का प्रयोग, जो भी इनमें से बनता हो, जैसे तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया, तद्भव का, या दोनों का किया गया, यानी शब्दावली के रूप में हम तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग लिख सकते हैं। तो ये होता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कवि या कवित्री का नाम, कविता का नाम, अलंकार, रस, गुण, भाषा, शैली, शब्द शैली, बिंब, रीति और तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग जो भी हुआ है, यानी ये पॉइंट हमें लिखने पड़ते हैं। पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं और हम इसे लाइन टू लाइन के रूप में भी लिख सकते हैं। और किसी भी काव्य में हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं अगर ये हमने पढ़ा है तो। और इनमें से अधिकतर हमने वीडियो पहले बनाकर डाल चुका हूँ। अब देखते हैं इसके उदाहरण कि काव्य में किस प्रकार से भाव सौंदर्य और किस प्रकार से शिल्प सौंदर्य निकालते हैं, खोजते हैं। तो एक उदाहरण है दोस्तों, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। दोस्तों ये प्रसिद्ध कविता हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय से ली गई है। कौन सी कविता है? मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो दोस्तों इसमें से हम भाव पक्ष किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में अभी पहले बता कर आया हूँ कि सबसे पहले कवि का नाम। कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय में कविता का क्या नाम है? आत्मपरिचय का ये काव्यांश है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कहना चाहता है कि कवि ने संसार को स्वार्थी बताया। इसका अर्थ नहीं करना है दोस्तों, व्याख्या नहीं करनी है, इसका मूल भाव हमें लिखना है। इस पद्यांश का हमें मूल भाव लिखना है, भाव लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मन में उत्पन्न होता है वो भाव लिखना है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कवि ने संसार को स्वार्थी बताया। कवि अपने आप में ही मस्त रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपने आप में ही मस्त रहता है और दूसरे उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इनका ख्याल वो कभी नहीं करता। कभी नहीं सोचता है कि लोग उनके बारे में, दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, ये हरिवंश राय जी कभी नहीं सोचते, क्योंकि यह संसार उन्हीं को पूछता है। इस संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। कवि अपने ही मनोभावों की अभिव्यक्ति देता है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपने ही मनोभावों की अभिव्यक्ति देता है। ये दोस्तों इसका मूल भाव है
मूल भाव में हमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो ही हमें लिखने हैं। भाव पक्ष में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वही लिखनी है। दोस्तों ध्यान रखना, भाव पक्ष में या भाव सौंदर्य में व्याख्या नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसके मूल मूल पॉइंट ही लिखने। तो ये तो हो गया इसका भाव पक्ष। अब देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में दोस्तों इसकी जो पहली पंक्ति है जिसमें लिखा स्नेहसुरा, स्नेहसुरा में रूपक अलंकार है। हमने पहले ये बता कर आ चुका हूँ कि अलंकार गुण रस के बिना शिल्प सौंदर्य या कोई भी काव्य या काव्यांश नहीं होता है। तो इसकी जो पहली पंक्ति है इसमें अलंकार है स्नेहसुरा, स्नेहसुरा में है रूपक अलंकार। अलंकार का वीडियोस पहले डाल चुके हैं। इसके बाद में गुण, तो इसमें माधुर्य गुण है, रस है श्रृंगार रस, और जहाँ पर श्रृंगार रस होता है दोस्तों वहाँ पर माधुर्य गुण ही होता है। भाषा कौन सी है? सहज और सरल। शैली है भावात्मक और ज्ञात्मक। ज्ञात्मकता का अर्थ है कि हम इसे गा करके बता सकते हैं, ये गाई जाती है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि इस काव्यांश को, इस कविता को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसी के अनुसार इसका अर्थ समझ में आता रहता है। शब्द इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग और बोली है इसमें खड़ी। तो ये हो गया इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य। कौन से क्या काव्यांश का? मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो दोस्तों ये शिल्प सौंदर्य इस कविता का हो गया है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण है चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आंखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रंगन में। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये काव्यांश है इसका भाव सौंदर्य में लिखना है, इसका भाव सौंदर्य में लिखना है। तो भाव सौंदर्य में रीतिबद्ध कवि है, रीतिबद्ध कवि प्रसिद्ध कवि है देव द्वारा लिखित कविता सपना से लिया गया है। कौन सी कविता से लिया गया? सपना का एक भाग है। इसमें नायिका यानी गोपी सपने में उठने के प्रयास से नींद टूट जाती है, क्योंकि कोई गोपी या नायिका अपने नायक के साथ जो सपना देख रही है, अर्थात गोपी श्री कृष्ण के लिए सपना देख रही है और सपने में ही वह श्री कृष्ण को पाकर उठने का प्रयास करती है, तो उसकी नींद टूट जाती है। तब प्रियतम यानी नायक के साथ झूला झूलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था वह समाप्त हो जाता है, वह टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, सपना नष्ट हो जाता है। इसी कारण नायिका अपने भाग्य को सोया हुआ मानने लगती है और यहाँ पर गोपी की मनोदशा का वर्णन हुआ, यानी नायिका की मनोदशा का वर्णन हुआ है, क्योंकि वह गोपी श्री कृष्ण के लिए या कोई नायिका अपने नायक के लिए जो स्वप्न देख रही है, स्वप्न में जो सुख पाना चाहती है, जो आनंद मगन रहना चाहती है, वह सपना टूटते ही वह सुख टूट जाता है, समाप्त हो जाता है और नायिका बहुत दुखी हो जाती है। वह अपने भाग्य को कोसती है और भाग्य को सोया हुआ मानने लगती है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा वर्णन हुआ है? गोपी की मनोदशा का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाव सौंदर्य में हमें व्याख्या नहीं करनी है, हमें सप्रसंग व्याख्या नहीं करनी है। जो भी व्याख्या है या जो ये काव्यांश है इसका भाव, जो मूल भाव है वो हमें, जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, जो कवि हमें दर्शाना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, वही हमें लिखना है। इसके बाद में इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इस जो काव्यांश है चाहती उठोई उड़ी जग में निगोड़ी नींद, इसमें घन है ना घनश्याम पंक्ति में यमक अलंकार लिया गया है। इसमें जो पंक्ति आई है घन है ना घनश्याम, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। दूसरी पंक्ति है उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर कवि देव ने इनमें 3 अलंकार का प्रयोग किया, यमक, मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार। इसमें रस है, कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस लिया गया? वियोग श्रृंगार रस। और जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहाँ पर कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। भाषा कौन सी ली गई है? ब्रज भाषा। कवि देव ब्रज भाषा के प्रसिद्ध
रचिया थे। इसमें शैलीय मुक्तक शैली और छंद कवित्व छंद और शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। तो दोस्तों ये इस कविता यानी चाहती उठी उड़ी गई उड़ी जग से निगोड़ी नींद, इसका शिल्प सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य हमने बहुत अच्छी प्रकार से किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।